हेलो बच्चों, कैसे हैं भैया आप सब? अच्छे हैं ना? सही पढ़ रहे हैं? एक सेकंड बेटा, मार्कर रह गया था भाई मेरा पीछे ही। वीडियो चलाने के लिए गया था तो मार्कर रह गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम। जो टॉपिक है अब हमारा, वो है एरिया वेक्टर का। टॉपिक है एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की बात करेंगे हम। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर बच्चों, एरिया आपने सुना होगा। एरिया वर्ड आप यार फोर्थ फिफ्थ क्लास से ही सुनते आ रहे हैं। एरिया वर्ड क्या होता है? एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ लेते हैं, और किसी चीज का लेते हैं, मतलब अलग अलग चीजों का अलग अलग एरिया आता रहता है। ठीक है, स्केयर का लेंगे तो जो दोनों साइड से उनका स्केयर कर देंगे। ठीक है, तो एरिया से आप परिचित हैं। अगर फिजिक्स की टर्म में बात करें एरिया की, और क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में बात करें, तो एरिया अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एरिया वेक्टर जब मैंने लिख दिया तो मतलब एरिया वेक्टर की फॉर्म में है। मतलब हम अपनी आसानी के लिए, अपनी इजीनेस के लिए बहुत से केसेस में एरिया को वेक्टर फॉर्म में भी ले लेते हैं। तो एरिया वेक्टर के अंदर जो मैं एरिया को लूंगा बच्चों, वो एरिया वेक्टर है। ठीक है, एरिया वेक्टर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, एरिया वेक्टर एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोस थ्योरम आएगा, जिसमें मैं एरिया को यूज करूंगा वेक्टर की फॉर्म में। अब एरिया हमारा वेक्टर की फॉर्म में कैसे होगा? एरिया वेक्टर की फॉर्म में मतलब कोई एक एरिया है और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। उस एरिया की डायरेक्शन कैसे देंगे हम? सपोज करो बच्चों, ये मैंने कोई एक सरफेस एरिया ले लिया, एक छोटा सा एरिया ले लिया। ठीक है, छोटा सा एरिया लिया है तो मैं एक छोटा सा, छोटा मीन्स डेल्टा, डेल्टा एस मैंने बच्चों ये एक एरिया लिया है। अब अगर मैं इस डेल्टा एस के ऊपर वेक्टर लगा दूंगा ना, तो ये एक एरिया वेक्टर हो गया है। ये वेक्टर लगाने के बाद इस ये एरिया के साथ वेक्टर है, मींस इस एरिया की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। और अगर आपका किसी भी चीज के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आती है, तो उसको डायरेक्शन को आप शो करेंगे। कैसे शो करेंगे बच्चा? ये मैंने सरफेस लिया, सरफेस एरिया लिया, इस पे नॉर्मल डाल देंगे हम। नॉर्मल बोले तो 90 डिग्री का एंगल डाल देंगे, ये इसका एरिया हो गया। एन का मतलब हो गया यूनिट नॉर्मल। ठीक है जी, एन का मतलब हो गया हमारा यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल हो गया एन का मतलब। ठीक है, एन का मतलब हो गया यूनिट नॉर्मल। ठीक है, तो अगर मेरे को इस एरिया वेक्टर को लिखना है तो डेल्टा एस इज अ वेक्टर। अगर मैं ये एरो लगा देता हूं तो ये एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू एन, यूनिट वेक्टर, एन का मतलब यूनिट वेक्टर, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एस। तो एरिया वेक्टर डेल्टा एस के साथ वेक्टर मतलब इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दो, तो कैसे देंगे हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन? यूनिट नॉर्मल, इसका नॉर्मल, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एस। ठीक है बच्चा, तो ये होता है हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बाद, इस एरिया वेक्टर के बाद अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। चैप्टर ही हमारा पोटेंशियल और फ्लक्स का है था। ये पोटेंशियल मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, फ्लक्स नहीं बताया था। फ्लक्स अब बताऊंगा मैं, फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज या चार्ज की लाइंस। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इसमें जो फ्लक्स का मतलब होता है वो ये होता है कि कोई सरफेस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो उसका फ्लक्स होता है। मतलब कोई सरफेस एरिया में से कितनी ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं, वो उसका फ्लक्स होता है। मींस ये एक सरफेस एरिया है। ठीक है, ये एक सरफेस एरिया है, इसमें से ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है बहुत सारी, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब मैंने इससे ही रिलेटेड, आपको शायद याद आया हो, मैंने ऐसे ही एक टॉपिक और बताया था आपको। मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी।
इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मैंने बताया था, आपको याद हो तो। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। परमिटिविटी मैंने वर्ड लिया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, परमिटिविटी मैंने वर्ड लिया था। परमिटिविटी, परमिटिविटी का क्या मीनिंग होता है? मैंने बोला था परमिटिविटी का परमिट उठा लो आगे से, ध्यान होगा आप लोगों को, ठीक है। परमिटिविटी का परमिट उठा लिया आगे से, तो मैंने बोला था कि कोई सरफेस एरिया, कोई भी स्पेस अपने में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराने का परमिट देता है, वो उसकी परमिटिविटी होती है। ये मैंने पहले बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है कि यहां पे ये कोई परमिट नहीं देता सरफेस एरिया, कितनी फील्ड लाइन से बस पास हो जाए, निकल जाए बस, वो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। ठीक है बच्चा, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोला भाई मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं, वो इसका क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ये एक सरफेस एरिया है, इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो इसका सरफेस एरिया होता है। बच्चा क्लियर हो गया? मैं कहता हूं ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और डेल्टा एस हमारा सरफेस एरिया है। तो जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, थोड़े से सरफेस के लिए अगर मैं निकालूं, सिर्फ थोड़े से सरफेस के लिए निकालूं, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। अगर थोड़े से इतने से सरफेस के लिए निकालूं, तो फ्लक्स को हम शो करेंगे थोड़े से के लिए डेल्टा, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई हमारा थोड़ा सा फ्लक्स हो गया, डेल्टा फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू में डेल्टा एस। ठीक है बच्चा, E इंटू में डेल्टा एस। E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेल्टा एस मतलब सरफेस एरिया, कि E इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेल्टा एस सरफेस एरिया में से पास हो रही है, ये इसका छोटे से सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अगर मेरे को ये वेक्टर हटाना है, अगर मेरे को इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हटाना है, तो कैसे हटाएंगे भाई? E, ठीक है, E डेल्टा एस कोस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। मैं डेल्टा के प्लेस पे मैं डी भी ले सकता हूं, ई डेल्टा एस कोस ऑफ थीटा, ये हमारा आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ई डेल्टा एस कोस ऑफ थीटा। क्लियर हो गया भाई? ई डेल्टा एस कोस ऑफ थीटा, ये हमारा फ्लक्स आ गया। चलूं आगे, में आगे चल सकता हूं भाई मैं। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया एंगल की टर्म में। अब मैं ना, ई तो मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, डेल्टा एस सरफेस है, अब एंगल कहाँ है भाई? एंगल तो मेरे को नहीं पता ना। एंगल मतलब इस सरफेस एरिया पे नॉर्मल, ये सरफेस एरिया है, मेरे पास अभी कोई बुक वुक नहीं है। सपोज करो ये डस्टर है, ये डस्टर है, इस डस्टर पे 90 डिग्री डाल दूं, ये इसका नॉर्मल है। अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं तो नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा। अगर इस सरफेस एरिया को चेंज कर दूंगा तो ऐसा ऐसा क्रॉस नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी सरफेस एरिया है, उसमें अगर मैंने उसको उसका नॉर्मल ऐसे ले लिया ना, ऐसे ले लिया, ऐसे नॉर्मल ले लिया, तो कंफ्यूज मत हो ना, वो 90 डिग्री है उस पे, बस सरफेस एरिया की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल है ना, वो ये थीटा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो हमारा क्या है बच्चों? थीटा है। क्लियर है बच्चा? तो ये आएगा ई डेल्टा एस कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें अलग अलग केसेस बन सकते हैं। अगर हमारा थीटा 0 डिग्री हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कोस 0। कोस 0 कितना होता है भाई? 1। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा डेल्टा एस। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, मींस ये सरफेस एरिया है हमारा, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ई, और इधर ही मेरा नॉर्मल है, एंगल 0 डिग्री का है, तो ई डेल्टा एस रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चा? और अगर थीटा 90 डिग्री है तो भाई थीटा 90 डिग्री है, मींस ये सरफेस एरिया हो गया हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और नॉर्मल कैसे हो जाएगा? 90 डिग्री पे, तो रिजल्ट क्या आएगा?
डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कोस 90। कोस 90 कितना होता है भाई? कोस 90 की वैल्यू 0 होती है कोस 90, तो फ्लक्स भी कितना आ गया इस केस में? 0 आ गया। ठीक है, अब अगर आता है हमारा थीटा अगर 180 डिग्री हो तो, थीटा 180 डिग्री हो तो क्या आएगा भाई? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कोस थीटा कोस 180। कोस 180 कितना होता है? -1। कोस 180 -1 होता है, तो डेल्टा फाई कितना आ गया? ई डेल्टा एस, और साथ में इसका -1 आएगा, तो आ गया डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू माइनस का ई इंटू में डेल्टा एस। ये आ गया भाई, समझ आया बच्चा? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। सिंपल है, किसी भी सरफेस एरिया में से कितनी ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस निकल सकती है, उतना ही ताकतवर वो सरफेस हो जाता है, उतनी उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, और वही उसका फ्लक्स होता है। फ्लक्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, दैट इज योर फ्लक्स। वो फ्लक्स होता है आपका। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे एंड योर चैप्टर ऑल्सो। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम करेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक की बात करेंगे हम। पहले रब कर देता हूं, फिर टॉपिक बताता हूं। बच्चों घर पे पढ़ते रहें आप, अच्छा पढ़ें बेटा, 12th क्लास है, बस पढ़ दो आप, पढ़ दो बच्चों, कुछ कर दो तो। ठीक है बच्चा, अब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। जो टॉपिक है हमारा, जो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की बात करेंगे। गॉस एक साइंटिस्ट का नाम था। गॉस एक साइंटिस्ट का नाम था बच्चा। गॉस ने बताया, गॉस ने क्या बताया? उसने अपना एक थ्योरम दी, एक क्लोज सरफेस के लिए थ्योरम दी। उसने बताया कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस का, कि उस क्लोज सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई हैं, उस क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। समझ नहीं आया होगा, मैं लिख के बताऊंगा तब समझ आएगा। गॉस ने बताया कि सपोज कर, ये जो है हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डेल्टा एस का मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेल्टा एस सरफेस एरिया में से निकल रही है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डेल्टा एस मतलब ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन का मतलब हो गया टोटल। समझे भाई गॉस थ्योरम को? और आप नोट भी कर लेना, मैं बोल रहा हूं टोटल इंटीग्रेशन, मैंने पहले वर्ड बोला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डेल्टा एस, टोटल मतलब इंटीग्रेशन, ई डेल्टा एस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस को शो कर रहा हूं बच्चों मैं इस सर्कल से, अगर इंटीग्रेशन में मैं सर्कल लगा देता हूं तो वो हो गया क्लोज सरफेस। ठीक है, तो गॉस थ्योरम ने क्या बताया? गॉस थ्योरम ने बताया कि कोई सरफेस सील बंद है, पैक्ड है, उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन मींस टोटल, ई डेल्टा एस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, सर्कल मींस क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, नोट कर लिया ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू total electric flux over a closed surface is equals to 1/ε0 times of total charge, means total charge, this is your total charge। गॉस ने बताया कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस में से, जो टोटल फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा भाई? 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज के। ठीक है, एप्सिलॉन परमिटिविटी थी और चार्ज और साथ में। ठीक है, ये गॉस ने बताया। ठीक है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ
टोटल चार्ज Q। ठीक है, गॉस ने तो बता दिया पर हमें इसको प्रूव तो करना पड़ेगा बच्चा। इसको प्रूव कर लेते हैं पहले। इसको प्रूव कैसे करेंगे भाई? सपोज करो एक हमने क्लोज सरफेस ले लिया। अगर आपसे आगे न्यूमेरिकल में अगर कोई बोल दे ना गॉसियन सरफेस, गॉसियन का मतलब होगा क्लोज सरफेस। ठीक है, हमने एक ये क्लोज सरफेस ले लिया, हमने एक क्लोज सरफेस लिया बच्चा। ठीक है, हमने एक क्लोज सरफेस लिया। ठीक है, एक क्लोज सरफेस ले लिया हमने जिसका सेंटर O है। इस क्लोज सरफेस का सेंटर O है भाई। ठीक है, मेरे को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डिस्टेंस R है जहां पे निकालनी हो, P पॉइंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर है। मेरे को ये प्रूव करना है आपका, ये मेरे को प्रूव करना है। मैंने क्या बताया, एक सरफेस लिया S सरफेस ले लिया, कंप्लीट गॉसियन सरफेस ले लिया, क्लोज सरफेस ले लिया, स्फेरिकल सरफेस लिया। P पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई ऊपर की तरफ। मैं सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक साथ नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा सरफेस एरिया कट करूंगा। मैंने एक छोटा सा सरफेस कट किया, पूरा S था, छोटा सा सरफेस कट कर लिया डेल्टा S। ठीक है बच्चा, छोटा सा सरफेस मैंने डेल्टा S कट किया है भाई। जब मैंने छोटा सा सरफेस डेल्टा S कट किया है, इस सरफेस का नॉर्मल होगा N। डेल्टा S हमारा छोटा सा सरफेस हो गया, इसका नॉर्मल हो गया N। इस पे नॉर्मल डाल दिया, मतलब इस सरफेस पे 90 डिग्री भी इधर है, और इस R का जो ये R डिस्टेंस है, इसका नॉर्मल भी R वेक्टर भी ऊपर की तरफ है। मैं दोबारा बता रहा हूं, दो चीजें ली है मैंने। एक तो लिया है मैंने नॉर्मल, इस सरफेस का नॉर्मल N ऊपर की तरफ है, और एक मैंने लिया है R वेक्टर। R वेक्टर मतलब जो डिस्टेंस है उसकी साइड भी उधर ही है, मतलब सब कुछ इधर ही है। मैंने गॉसियन सरफेस लिया है, सेंटर O लिया है, उसकी रेडियस R ली है, डिस्टेंस लिया है R, रेडियस ली है, कुछ भी बोल सकते हैं। P पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सारी एक साथ नहीं निकाल सकता, इसलिए छोटा सा सरफेस लिया डेल्टा S, उस पे ही नॉर्मल डाला, और R डिस्टेंस है। ठीक है बच्चा, समझ आ गया भाई? अब आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा उसकी बात करेंगे। अब बताओ भाई गॉस थ्योरम क्या कहती है आगे हमारी। सरफेस मैंने लेट कर लिया, इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर अ क्लोज सरफेस S हैव अ सेंटर O, एट सेंटर देयर इज अ प्लस Q चार्ज, सेंटर में प्लस Q चार्ज है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब हम गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? E डेल्टा S इसके इक्वल आना चाहिए, मींस E डॉट डेल्टा S, ये जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो हमारी थ्योरम सही है। LHS RHS के इक्वल आ जाती है तो हमारी थ्योरम सही है, वरना नहीं है। मींस इसको प्रूव करने के लिए मैं LHS उठाऊंगा और LHS को RHS के इक्वल रख दूंगा। ठीक है भाई, LHS में हमारा इंटीग्रेशन E डेल्टा S, इसको सोल्व करते हैं हम। अगर इसका रिजल्ट Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है तो हमारी गॉस थ्योरम बिल्कुल सही है। बच्चा समझ आ रहा है ना? समझ आ रही है ना भाई मेरी बातें? बात कर लें अब। E डेल्टा S क्या होगा भाई हमारा? E डेल्टा S सोल्व करो भाई। सबसे पहले इंटीग्रेशन एज इट इज इन वेक्टर्स को सोल्व करेंगे। E इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ही डिस्टेंस कितना है भाई? R है। अगर E का वेक्टर हटाना है तो E के साथ अगर मैं R वेक्टर ले लूं, E का नॉर्मल जिधर E है उधर ही डिस्टेंस का नॉर्मल होगा, और दोनों क्या आएंगे? E इंटू में R। मेरी बात आ रही है समझ? अरे डेल्टा S वेक्टर N इंटू डेल्टा S होता था, ऐसे अगर E का वेक्टर हटाना है तो क्या करेंगे हम? E इंटू में डिस्टेंस वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको साथ साथ लेके चलेंगे, E डॉट R हो जाएगा। इसका वेक्टर हट जाएगा इस पे से, इसकी टोपी हमने हटा दी, और टोपी हटाने के लिए मैंने स्पेशल काम किया है। इसकी पगड़ी उतारने के लिए मैंने इसको चढ़ाया है, इसके साथ एक आदमी को और ऐड कर दिया, R को। ठीक है रे, समझ आ गया? अब डेल्टा S की बात कर लेते हैं हम। डेल्टा S को कैसे सोल्व करेंगे? आप अपनी इजीनेस के लिए ना डेल्टा को आप D से भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं D भी लिख सकता हूं, यहाँ EDS भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा भी लिख सकते हैं, पर दोनों में डिफरेंस छोटा सा है। डेल्टा का मतलब चेंज, पर डेल्टा का मतलब चेंज है, पर मुझे ये नहीं पता चेंज कहां से है। D का मतलब चेंज, और चेंज स्टार्ट फ्रॉम, मेरे बच्चों ने आंसर कर दिया होगा, D
स्टार्ट, डी मतलब चेंज, चेंज मीन्स चेंज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है भाई, जीरो से हमारा चेंज स्टार्ट हो रहा है। तो ई डी एस वेक्टर हटाया हमने, ई आर वेक्टर एन इंटू में आ जाएगा डी एस। अब ये कैसे किया भाई मैंने, ई का वेक्टर हटाया, ई डॉट आर आया, क्योंकि ई के साथ साथ ही ये ई के साथ साथ ही ये आर इधर है, ई के साथ साथ ही ये आर इधर। दूसरी तरफ अगर मैं डेल्टा एस या डी एस सरफेस की बात करूं, डी एस सरफेस के साथ इसका नॉर्मल क्या है, एन, तो इसके साथ इसलिए डी एस का अगर मैं वेक्टर हटाता हूं तो डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू एन इंटू में डी एस आ जाएगा। वेक्टर लगा दिया भाई गलती से, एन इंटू में क्या आ जाएगा, डी एस, नहीं दिख रहा, डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू एन यूनिट नॉर्मल इंटू में डी एस, ठीक है भाई, अब तो दिख रहा है। ई डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई आर डॉट एन इंटू डी एस आ गया। समझ आ रही है ना मेरी बातें, मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने इसको सरफेस को लेट किया था वो लिखना है आपको, उसके बाद मैंने ये वाली साइड जो डेफिनेशन में उसको उठाई है लेफ्ट हैंड साइड ई डी एस, उसका सिर्फ मैंने वेक्टर हटा के लिखा है ई आर डॉट एन इंटू में डी एस। ई के साथ आर आया ई का वेक्टर हटाने के लिए, डी एस के साथ एन आया उसका वेक्टर हटाने के लिए, ठीक है बच्चा। और आपको पता है आई डॉट आई क्या होता है भाई, 11th क्लास में पढ़ा था, 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है। अब देखो दो यूनिट नॉर्मल हैं, आर नॉर्मल है, एन नॉर्मल है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, आर और एन दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों सेम एंगल पे है, मींस दोनों का रिजल्ट 1 आएगा, मींस आर आर डॉट एन, उसका जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम एंगल पे हैं, रिजल्ट 0 आएगा, और रिजल्ट 1 आएगा। अगर रिजल्ट 1 आएगा तो ये पूरा 1 के इक्वल आ गया, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ गया, ई डेल्टा या ई डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ई इंटू में डी एस रह गया, खाली वेक्टर वगैरह सब कुछ हटा दिया, सब कुछ कपड़े उतार दिए इसके, पगड़ी वगड़ी सारी हटा दी, इसकी कैप हटा दी, और इसको पता भी नहीं चला, मूर्ख बना के एक बार एक के साथ आर लेके आए, एक बार एक के साथ एन लेके आए, और आर एन की दोनों को लड़ाई करा के वो मर गए आपस में, और सिर्फ बच गया ई इंटू में डी एस। समझ आ रहा है भाई, ई डी एस बच गया। अब निकालो भाई क्या आएगा ई डी एस की वैल्यू, ई तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है, क्लियर है। और मल्टीप्लाई बाई डी एस, और डी एस के साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। समझ आ गया भाई मैंने क्या किया, दोबारा से मैं बता देता हूं, इंटीग्रेशन में ले लो, इंटीग्रेशन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू में डी एस, डी एस का क्या आएगा इंटू में डी एस, ई की वैल्यू रख दी बस इतना। अब क्या करेंगे हम लोग, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू में डी एस। भाई मैंने Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट था, बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, तो ये आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, डी एस का इंटीग्रेशन क्या आएगा S, डी एस का S होता है, S का मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। और सरफेस एरिया का क्या होगा S, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। 4 पाई से 4 पाई और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, और यही हमें निकालना था, दिस इज योर गॉस थ्योरम। चलो बच्चा समझ आया, गॉस थ्योरम आप लोगों के समझ आई, क्या बताया मैंने, ई डेल्टा एस इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर भी अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आई तो कभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी भी कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, कोई भी डाउट हो तो भेज दो कभी भी, ठीक है। टेस्ट लिया था बच्चों ने, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और पढ़ें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछे, मैं बार बार यही चीज़ें आपसे बोलता रहता हूँ, ठीक है बच्चा, ओके, थैंक यू बेटा।